देखिए पाकिस्तानी मईशत के अहम शोबे रियल एस्टेट से वाबस्ता माहिरीन के तज्जिए और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम रियल एस्टेट की बात आज़म महराज के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रियल एस्टेट की बात में आज एक हम नए मेहमान के साथ, और मेहमान इस प्रोग्राम में ज़्यादातर वो होते हैं जिनका इस पेशे से ताल्लुक़ है। आज हमारे मेहमान जो हैं वो कोई पिछले 40 साल से रियल एस्टेट के पेशे से वाबस्ता हैं। डिफेंस क्लिफ्टन स्टेट एजेंट एसोसिएशन के 26 साल के क़याम के दौरान ये एसोसिएशन कोई 3 धड़ों में बटी और शुक्र आज फिर एक हो गई। तो ये एक धड़े के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उसके बाद इनके पास एक बड़ा ही मुनफरद जो एजाज़ है वो ये है कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि फ़ेडरल गवर्नमेंट का सबसे प्रीमियर मैनेजमेंट स्कूल है, वहाँ रियल एस्टेट डिप्लोमा शुरू किया गया। ये उन 73 लोगों में शामिल हैं जिन्होंने वहाँ से डिप्लोमा इन रियल एस्टेट मैनेजमेंट किया है, और ये हर वक्त कोशां होते हैं कि किसी तरह इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनलिज़म, शफाफियत आए, लोगों के रवैयों में पेशा वराना रवैयों को फ़रोग़ दिया जाए। तो हम अपने मेहमान को खुश आमदीद कहते हैं। ताहिर भाई, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आज़म भाई कि आपने यहाँ मदऊ किया इस रियल एस्टेट के मौजू पे गुफ्तगू करने का, और मैं आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। ताहिर भाई, हम सीधा इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि मुआशरे में इस पर अमूमन जो बातचीत होती है ज़्यादातर वो लोग करते हैं जिन अमली तौर पर इस काम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तो सुनी सुनाई बातें हैं, उसमें कुछ सही होती हैं, कुछ गलतफ़हमी की बुनियाद पर होती हैं। तो आपकी क्योंकि एक ख़ास नुक्ता नज़र रखते हैं इस पेशे को लेकर, इस पेशे की बारीकियों को जानते हुए, प्लस मुआशरे और पाकिस्तानी मईशत पर इसके असरात हैं, तो मेरा पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान के मौजूदा जो मुआशी क्राइसिस हैं, तो क्या समझते हैं कि ये शोबा इसका कहीं ज़िम्मेदार है? एक आम तौर पर एक आम जो गपशप होती है उसमें तो लोग यही कहते हैं जी इसकी वजह से बड़े इसके बुरे असरात। तो आपका क्या ख़्याल है अपने तजर्बे, अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर? देखिए आज़म भाई, बात यह है कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, मुआशी हों या सियासी हों या कोई भी हो, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर शख्स तो मैं समझता हूँ इन्वॉल्व है। और जहाँ तक आपने बात की रियल एस्टेट की, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ा अंसर शामिल है हमारी रियल एस्टेट का, कि इसमें इसके जो मामलात हैं, जो अगर हम सही प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट लेवल पे भी और हम अपने तौर पे भी इसको ला सकें, तो मैं समझता हूँ इसमें बुनियादी किरदार ज़रूर इसमें मौजूद है। यानी जो मौजूदा मुआशी क्राइसिस हैं उसमें आप समझते हैं कि बहुत हद तक इस शोबेज़ के का रेगुलराइज ना होना और इसमें शफाफियत ना होना, ये एक ज़िम्मेदारी बनती है। किस तरह, थोड़ा सा आम नाज़रीन के लिए थोड़ा। देखिए, इसमें हम जैसे आपने बताया कि 40 साल से, बल्कि 42-43 साल से इस शोबे में रहे हैं, और रियल एस्टेट पूरी दुनिया में जब आप जाएंगे तो खैर हर जगह पे होता है। हमारे मुआशरे में भी पहले रियल एस्टेट के हवाले से कोई बाकायदा तरबियत का इसमें फुकदान था कि जिसका भी दिल चाहा, और उसका बुनियादी हक भी है, आज भी तकरीबन ये है कि जिसका दिल चाहता है, कुछ करने को नहीं मिलता, तो वो रियल एस्टेट में आ जाता है। रियल एस्टेट में आ जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि 40 साल, 45 साल, 50, 60 साल गुजरने के बाद इसमें बाकायदा कुछ तरबियत होनी चाहिए थी। जैसे कोई लाइसेंस होता है, कोई एक कोर्सेज़ होते हैं कि आप रियल एस्टेट का काम करने जा रहे हैं, तो इसमें कम से कम 2-4 साल अगर आप किसी बड़ी रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं तो आपको बुनियादी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे माज़रत के साथ सिंपली 2 टेबल कुर्सी जिसको कहते हैं लगा लिया, एक बोर्ड लगा दिया और आप रियल एस्टेट बन गए। रियल एस्टेट का मकसद सिर्फ सेल परचेज़ करके कमीशन हासिल करना नहीं है, इसमें बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। इसमें मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से
गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हैं, उनका भी बहुत बड़ा किरदार है, और डेफिनेटली हमारा है, और हमारी जो जितनी भी तंजीमें हैं रियल इस्टेट के हवाले से अगर आप लें उनको, तो उनका भी बहुत बड़ा किरदार बनता है कि कम से कम 40-45 साल गुजरने के बाद अब कम से कम अपने तौर पे हुकूमत को, जैसे आपने कहा कि जब भी डिस्कशन आप देखते हैं टेलीविज़न के ऊपर रियल इस्टेट के बारे में होती है, तो वो लोग जिनका रियल इस्टेट से ताल्लुक़ नहीं है वो आके आपको जो है बता रहे होते हैं। तो आज मैं जो है यहाँ बैठा हूँ तो मैं कम से कम 100% तो नहीं, लेकिन 25-30% तो इस चीज़ को मैं जानता हूँ, मैं इस पे अच्छे और बुरे क्या चीज़ हालात होते हैं उससे वाकिफ़ हूँ। तो इस किस्म के लोगों से आप मशवरा करें गवर्नमेंट लेवल पे तो बेहतर हो सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, शफाफियत जिसको आप कहते हैं, और इसका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो शफाफियत तो रियासती जो हमारे जो अदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, तो उसमें स्टेट एजेंट आप क्या समझते हैं किस तरह रोल प्ले कर सकता है, या स्टेट एजेंट एसोसिएशंस जो हैं पूरे मुल्क में जो फैली हुई हैं ये किस तरह रोल प्ले कर सकते देखिए, ये इस तरह रोल प्ले कर सकती हैं कि मिसाल के तौर पे हम रियल इस्टेट के जो एसोसिएशन या अंजुमन जितनी भी हैं उनको रियल इस्टेट के बारे में A to Z हर चीज़ के बारे में पता है। रियासत का मकसद ये है कि इस तरफ जो हमारा, मैं आपसे अगर चाहेंगे तो खुल के बात कर लेता हैं? हूँ जी बिल्कुल। कि जितनी भी हमारे यहाँ जो ब्लैक मनी जिसको कहते हैं और ग्रे मनी है या करप्शन का जितना भी पैसा आता है वो हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में, दुबई में एक ज़माने में था, अभी लंदन में है या अमेरिका में है, वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट होता है। जब रियल इस्टेट में वो इन्वेस्ट होता है तो कोई बुरी बात नहीं है। अब रियल इस्टेट में इन्वेस्ट होने के बाद उसमें एक अंसर होता है कि ये पैसा इतना बड़ा अमाउंट आपके पास कहाँ से आया। ठीक है। हमारा जो सबसे बेसिकली मैं समझता हूँ कि हमारी रियासत में पूरी दुनिया में अगर आप घूमेंगे तो वहाँ अगर आपने मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो आप 10 करोड़ रुपये उसको लिखत पढ़त में आता है, उसके ऊपर टैक्स। हमारे यहाँ ये है कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो उसमें वैल्यूएशन जो रियासत की तरफ से फिक्स है वो 2 करोड़ रुपये की है। ठीक है। तो वो जो 8 करोड़ रुपये का एक अमाउंट है वो तो आपने एक किस्म का इसको ब्लैक कर दिया या इसको शॉर्ट कर दिया, उससे रियासत को कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि टैक्स आपने 2 करोड़ रुपये दिया, प्रॉपर्टी आपने 10 करोड़ की ली, तो जो 8 करोड़ पे जो आपको टैक्स गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, रियासत को मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। इससे भी बड़ा, ताहिर भाई ये मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ़ आई एम रॉन्ग, कि इससे भी बड़ा आंसर जो ख़राब है वो बाकी 8 करोड़ कहीं जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं नज़र नहीं आ रहा है, हमारे कागज़ों में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हुकूमत, रियासत और कौम के तौर पे हम उसको क्लेम नहीं कर सकते जी ये भी हमारी जीडीपी का हिस्सा है। बिल्कुल, यही मैंने आपसे कहा ना कि अगर वो 10 करोड़ रुपया पूरा अगर आपके पिक्चर में आ जाए, गवर्नमेंट की नज़र में आ जाए, तो उसको आप प्रॉपरली उसको रोल करते रहते हैं। जब आप रोल करते हैं, इसको बिज़नेस में लाते हैं, तो ये 8 करोड़ रुपया अगर आपने अंडर द टेबल कहीं रख दिया तो डेफिनेटली आप उसको ना बैंक में रख सकेंगे, तो वो आप गोल्ड, डॉलर या XYZ जो भी आप कहते हैं, या मुल्क से बाहर चला जाता है। आपकी बात से ये तासर मैं जो समझा कि इस एक अंसर ने पाकिस्तान की माशरत और मईशत में अदम तवाज़न पैदा करने में बड़ा रोल अदा किया है। जी बिल्कुल। देखिए, इस वक्त आप देखेंगे तो अब हमारा जो वर्ल्ड बैंक और IMF का जो सिलसिला चल रहा था उसमें वो सबसे ज़्यादा फोकस जो करते हैं वो रियल इस्टेट को ही करते हैं कि आपकी जो रियल इस्टेट की जो इंडस्ट्री है उसमें शफाफियत नहीं है। ठीक है ना। तो उनको ये पता है कि हम इतने की प्रॉपर्टी लेते हैं। मेरे अपने ज़ाती तौर पे जब गवर्नमेंट के कुछ FBR के लोगों से बातचीत हुई तो हमने उनसे गिला किया कि सर आप इसको ओपन मार्केट वैल्यू जिसको हम कहते हैं उस पर आप क्यों नहीं ले आते। उनका ये कहना था कि हमने ये जो अमाउंट जिस पर आप ट्रांजेक्शन करते हैं ये हमने मिनिमम वैल्यू रखी है। ठीक, इस प्राइस से कम में आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो आप लोग अब इसको वैल्यू को आपने एक मार्केट प्रैक्टिस बना ली है कि 2 करोड़ की ही 10 करोड़ की लें तो 2 करोड़। तो उस पर यह था कि आप मिनिमम वैल्यू का जो लफ्ज़ आप लिखते हैं इसको हटा दें। जिसने जितने की प्रॉपर्टी परचेज़ की है वो उतने का जो है वो डॉक्यूमेंट में शो कर दे, उसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। अब आप देखें ना 3 करोड़ रुपये पे आप गवर्नमेंट
6, 5, 7% टैक्सेस लगा के जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, अगर वो 10 करोड़ की वैल्यू के ऊपर 0.5% या 1% टैक्स लेना शुरू कर दे तब भी इससे इनकम ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा होगी। और इससे बड़ा फ़ायदा जो ये होगा कि वो जीडीपी वगैरह में रिफ्लेक्ट करेगा आपका पैसा, तो आप कहीं क्लेम कर सकते हैं IMF और FATF वगैरह के लोगों के सामने कि ये है हमारी एक्चुअल वर्थ, ये है। प्रोग्राम जारी है, हमारे साथ रहिएगा। हेलो शहर कराची, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार महराज और इस वक्त खड़ा हूं DHA सिटी कराची के मेन गेट पर, जो वाक़ है मेन सुपर हाईवे पर। मलीर एक्सप्रेस वे की तामीर का मंसूबा अब आखिरी मराहिल में चल रहा है और इसकी तामीर के बाद ये मुसाफत रह जाएगी कराची शहर से DHA सिटी तक तकरीबन 25 से 30। कराची शहर में ज़मीन और जायदाद की किल्लत और बढ़ती हुई कीमतों की वजह से DHA सिटी का ये मंसूबा कराची के शहरियों के लिए एक बेहतरीन मंसूबा है। तो आइए हम अंदर चलते हैं और सेक्टर वाइज आपको DHA सिटी के मंसूबे से मुतारफ करते हैं। अहले वतन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरदार महराज। इस वक्त पाकिस्तान के पोश एरियाज में कहीं भी 2000 या इससे बड़ा घर बनाना अच्छे खासे उमरा के लिए भी एक ख्वाब लगता है। आपका ये ख्वाब पूरा हो सकता है। ये घर दस्तयाब हैं DHA सिटी कराची में सेक्टर 1 में फार्म हाउसेस की सूरत में, सिर्फ 6.5 करोड़ से लेके 12 करोड़ तक। तफसीलात के लिए फौरी राब्ता कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। वेलकम बैक नाजरीन। तो इसमें ये बेसिक जो तसव्वुर है कि अब पूरे मुल्क को, मैं अभी पढ़ रहा था, ये पहले भी हमने लोगों से सवाल किया कि तकरीबन पूरे मुल्क को 1,98,350 कैटेगरीज यूनिट्स में बांटा गया कि इन यूनिट्स की वैल्यू यही होगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये कोई तकरीबन 8 लाख या 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क है, और इसको अगर हम अपना एकड़ों में, हेक्टर्स, एकड़, फिर गज़ों में करें, और जिस तरह जो आम स्टैंडर्ड यूनिट होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर फार्म हो, चाहे वो दुकान हो, मकान हो, या कोई घर हो, या फार्म हाउस हो, तो वो अरबों खरबों में उनकी तादाद हो जाती है। तो ये बेसिक तसव्वुर ही ख़राब नहीं कि इतनी कैटेगरीज, ये अब 2 लाख में भी पूरा नहीं हो रहा। और उसमें भी फिर नाइंसाफ़ी देखें कि उन 2 लाख में से 2070 जो हैं वो पूरे तीनों सूबों में हैं, और बाकी 1,96,000 समथिंग जो है वो पूरे सिर्फ पंजाब में है, इस्लामाबाद, और बाकी 3 सूबों में 2070 हैं, वो वाली जो कैटेगरीज जो बनाई हुई हैं। तो ये तो कभी होगा ही नहीं। तो आप लोग जो हमारी एसोसिएशन है उसके सियासत में भी मुतहरक रहते हैं, तो आप लोग क्या लिख के कुछ भेजते हैं उनको कि यार इसको सही करो, टैक्सेस ज़रूर कम करो, लेकिन जब तक इसको कोई निज़ाम ऐसा वाज़ेह नहीं होगा कि जितने का कोई रियल एस्टेट यूनिट बिके पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, वो उतने का ही लिखा जाए। इसमें आप लोग क्या काम करते हैं? क्योंकि रियासती अदारे या उन्हें पता नहीं है या वो इग्नोर करते हैं, तो आप लोग इसकी तरफ तवज्जो देते हैं। बल्कि जो अमली तौर पे देखा गया, वो तो जब कभी कोई हुकूमत इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करती है, तो मैंने देखा मुल्क की जो स्टेट एजेंट की अंजमनें हैं वो तो आगे खड़े हो जाते हैं। देखिए आसिफ भाई, इस पर सबसे बड़ा जो आपने हमारी अंजुमनों की और जो एसोसिएशंस की बात की, उनका टारगेट जो होता है, माज़रत के साथ कहना पड़ रहा है, आने वाला अगला 2 साल के बाद जो इलेक्शन होता है उस पर होता है। ठीक, ये जो बात मैं कह रहा हूँ या आप इस पर डिस्कशन हम कर रहे हैं, अगर हम ये करेंगे तो वो तबका जो इसके मुखालफत करता है कि नहीं होना चाहिए, उनका सिर्फ एक आर्गूमेंट आता है कि यार इससे मार्केट रुक जाएगी। अच्छा, मार्केट में स्लम। तो मेरा उनसे कहना ये है कि आज की जो मार्केट है उसमें कौन सी तेज़ी है? आज भी तो मार्केट तो रुकी भी है ना। और 40 साल 45 साल अपनी मेरी जो रियल एस्टेट का जो एक सफ़र गुजरा है, उसमें हमने कई दफ़ा कई मौजू पे ऐसे देखा कि ऐसे 3-3 4-4 साल के लिए इस्लाम आते रहे, लोग
करते रहे, तेज़ी आई, अप एंड डाउन तो होता है, ग्राफ ऊपर नीचे जाता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल ये है कि ये जो एसोसिएशंस वाले हैं इनका इनका हमारा इख्तिलाफ रहता है, इसीलिए मैं अपनी ज़ाती बात करूँगा कि जो मेरा जो ग्रुप था या जो फलाना था वो इलेक्शन में इतना कामयाब नहीं होता। रीज़न उसका ये है कि हम शफाफियत पे जाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि 30 साल 40 साल जो हुआ उसे रहने दें, अब आने वाला जो वक्त है वो आपको बिल्कुल प्रॉपरली एक शफाफियत की तरफ लेके जाता है। तो आपने जो यूनिट जितने का, जैसे आपने कहा कैटेगरीज़ के हवाले से बात की, समझ में बात ये नहीं आती कि कैटेगरीज़ बनाने का मकसद क्या है। वेरी सिंपल, अगर आप एक प्रॉपर्टी जितने की भी ख़रीदते हैं वो उतने की बुक वैल्यू में शो कर दें तो सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। कैटेगरीज सिस्टम, हाँ इसमें एक ज़रूर लोग कुछ कहते हैं कि लोग अंडर वैल्यू शो करेंगे, तो अंडर वैल्यू तो आज भी शो कर रहे हैं। तो जब शो करेंगे तो रियासत का तो काम है ना, फिर उसको एक निज़ाम के तहत जी, लेकर आए बिल्कुल कि अगर एक प्रॉपर्टी, मिसाल देता हूँ कि अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टियाँ एक डिफेंस के इलाके में एक सर्टन फेज़ में बिक रही है और ऑल ऑफ अ सडन एक डॉक्यूमेंट आता है कि जी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीदी, तो रियासत को सोचना चाहिए कि ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ, तो वो रियासत का काम है। और रियासत मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने ज़ाती तौर पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अपनी डायरेक्ट मेरी जो कंपनी है जिसमें काफ़ी मेरे दोस्त मुझसे खफा भी हुए, मेरे ग्रुप वाले एसोसिएशन के हवाले से। हमें सर कोई मसला नहीं एडवर्टाइजिंग का, मैं आपके तारुफ में भूल गया, आपकी कंपनी थावर एंड कंपनी है। मैंने अपनी थावर एंड कंपनी के लेटर हेड पे एक ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन FBI, DHA ब्रिगेडियर, सबको CC करके बाकायदा अपने लेटर हेड पे लिख कर दे चुका हूँ कि आप इस मुल्क की अगर चाहते हैं कि इकॉनमी में बड़ा फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा, आप इसको मार्केट वैल्यू जिसको हम कहते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं, कि जो प्रॉपर्टी आम अल्फाज में जो लोगों की समझ में आए कि जिसने जितने की प्रॉपर्टी ख़रीदी है उस प्रॉपर्टी में शो करें, लेकिन आप उसमें जो टैक्सेस आप ले रहे हैं उसको आप कम कर दें। तो आप इसमें आप डायरेक्टली अपने जो हम पेशा भाई हैं, जो आपकी बरादरी है, वो 6000 लोग तो आपकी एसोसिएशन से वाबस्ता हैं और लाखों लोग होंगे पूरे मुल्क में, तो क्या उनकी आप रोज़ी रोटी के पीछे पड़े हुए हैं? नहीं, देखिए उसमें मैं उनकी रोज़ी रोटी बढ़ाने के सिलसिले में पड़ा हूँ। देखिए इस वक्त मेरी जो उम्र के जिस हिस्से में हूँ, 40-50 साल मैंने गुजार चुका, आने वाला जो वक्त है IT का दौर है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर्टियाँ आप प्रॉपर खरीद, तो हम आने वाले जो हमारी जो नस्ल है जिन्होंने हमारी आप लोगों की एजेंसियों को टेक ओवर करना है, कम से कम हम नहीं कर सके, उनको तो एक अच्छा सिस्टम या एक डायरेक्शन, सही प्रॉपर डायरेक्शन दे के चले जाएँ। इस सिलसिले में मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं हमारी रियल इस्टेट के हवाले से जो हमारे इस नुक्ते नज़र से 100% बल्कि मुझसे ज़्यादा भी इसको एग्री करते हैं, लेकिन वो आप वाली बात कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट है, इलेक्शन के हवाले से या दूसरे हवाले से, या क्लाइंट क्या कहेगा, या थोड़ी सी, लेकिन मैं समझता हूँ अगर इसी तरह प्रॉपरली हम चलते रहे तो आने वाले साल 2 साल में गवर्नमेंट को भी उस पर सोचना पड़ेगा। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं है कि बिला वजह का डर है? मुझे, हम अगर एक छोटे यूनिट को ज़रा माइक्रो लेवल पे देखें तो ये हमारी एसोसिएशन 6000, उसके मेंबर तो 1200-1300 होंगे, तो एवरेज अगर 5 बंदे एक दफ्तर में हैं तो 6000 के करीब लोग हैं। तो 6000 लोगों में से आप क्या समझते हैं कि ये इसकी वैल्यूएशन, मार्केट प्राइस लिखने का कितनों का डर होगा? जो बंदा बैठा हुआ दफ्तर में दुकान, मकान, प्लॉट बेच रहा है, खिदमात बेचने वाले एस्टेट एजेंट की बात हो रही है, उस 6000 में से कितने लोगों का डायरेक्ट इंटरेस्ट होगा? कुछ लोगों, यही तो नहीं कहीं कि 10-15% लोग जो हैं वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कहते हैं हम इन 6000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर, अगर आप एक सर्वे करें और अपना माइक लेके निकलें और जितने आपने बताया 6000, 8000, 10000 जो स्टेट एजेंट हैं, 6000 ही होंगे, उनसे अगर आप डायरेक्टली पूछें तो माजरत के साथ उनमें से 60% को तो पता ही नहीं है कि वैल्यूएशन है क्या, टेबल चीज़ क्या है, क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है।
उनको काम सिर्फ ये बताया गया कि ये प्लॉट मैंने इतने का बेचा, इतने इतने का ख़रीदा, मेरी ये कमीशन आई, उसका कमीशन से इंटरेस्ट है। उसको पता ही नहीं है कि वो वैल्यूएशन टेबल है क्या, क्या करना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आए दिन आप सुनते रहते हैं कि जनाब जो फ़ॉरेन जो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो उनका एक बहुत बड़ा एक पैसा पाकिस्तान में आता है और रियल इस्टेट में। उसमें एक बात ये भी क्लेम करते हैं लोग कि वो पैसा आना, जैसे ही आपने शफाफियत की बात की, वो पैसा आना बंद हो जाएगा। तो क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहते हैं कि उसके वाइट जो आए हैं वो सारे इधर आके ब्लैक हो जाएं? वो ये चाहता है? मैं आपसे यही मैं कहना चाह रहा था कि कोई शख्स ऐसा है कि जो बाहर बैठ के मेहनत से कमाकर अपना पैसा पाकिस्तान बेचता है। जब वो बेचता है तो उसका पैसा वाइट है, थ्रू बैंक प्रॉपर चैनल से बेचता है। हम उसका पैसा जो बेचारे ने 1 करोड़ रुपया 20 साल की मेहनत से कमा के बेचा, उसको पता ही नहीं है, उसको उसके उसके नॉलेज में तो बात ही नहीं है ना कि यार ये डॉक्यूमेंट में जो बना रहा हूँ, मेरा 1 करोड़ रुपये जो है 20 लाख हुआ, 80 लाख रुपया कल को वो क्लेम करने जाएगा तो उससे पूछा जाएगा 1 करोड़ रुपये कहाँ से आया, तो उसके पास क्या क्लेम है। उनको पता ही नहीं, उनकी नॉलेज में नहीं है। तो मैंने तो नारों में देखा है जो एसोसिएशनों के इंतखाबी मंशूर या जब इसको डिफेंड करते हैं तो वो तो कहते हैं वो इससे वो पैसा रुक जाएगा इससे आना। सर कहते तो हमारे मुल्क में आप आए दिन जो प्राइम टाइम उसको आप देखेंगे तो उसमें जो वो कह रहे होते हैं, क्या आप ये हमारी ज़िंदगी में उसका कहीं कुछ असर है? कहा नहीं, अगर वो इनडायरेक्टली ये तो नहीं कह रहे कि इसकी वजह से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है, तेज़ी आती है तो फिर लोग पैसे नहीं भेजेंगे, इसकी वजह से मार्केट रुक जाएगी। मतलब मुझे समझ में नहीं आता किस वजह से मार्केट, एक आदमी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेज रहा है, उसका तो पैसा वाइट है ना, वो कोई ब्लैक मनी से तो नहीं भेज रहा ना, वो कोई माजरत के साथ कोई 2 नंबर पैसा अच्छा, तो फिर नहीं एक भेज और भी क्लेम किया जाता है जी कि वो ट्रेडिंग, आप तो मैशत के दुश्मन हैं, इस तरह की बात करते हैं आप कि वो कोई 72 हमारी इंडस्ट्रीज़ रुक जाएंगी। देखिए, मैं आपको इस मौजू पे जो 72 इंडस्ट्री रुक जाएंगी, आपने बहुत सुना होगा, हर तरफ ही कहा जाता है कि रियल एस्टेट में 72 इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि 72 इंडस्ट्रीज़ कहाँ और कैसे इन्वॉल्व हैं। अगर कोई मुझे गिन के बता दे कि 72 इंडस्ट्रीज़ हैं। अब जैसे गवर्नमेंट ने भी एक शायद आपके पास ये सवाल होगा, E7 आप देख रहे हैं लगाया है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल सही लगाया। अब आप पूछेंगे कैसे, वो ऐसे ज़रूर बताएं, मैं आपको हमारे नाजरीन के लिए बताएं। पहले तो ये 7E है कि 7 ये है कि अगर आपकी एक प्रॉपर्टी जो आप जिसमें आप रह रहे हैं, एक ऑफिस जो आपका बिजनेस कर रहे हैं, इसके अलावा जितनी प्रॉपर्टीज़ आपने ली हुई हैं, वो प्रॉपर्टी या तो अगर आपने रेंट आउट की हुई है या उसको कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उस पर गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू जनरेट कर दे रहे हैं, तो उस पर ये टैक्स से मुस्तस्ना है। उन प्रॉपर्टीज़ पे है, मिसाल के तौर पे जैसे आपने डिफेंस में या DHCT या बैरिया में 10 प्लॉट लेके रखे हुए हैं और आपने एक प्रोजेक्ट में 15 फ्लैट लेके रखे हुए हैं। अब वो फ्लैट आपने लेके रखे हुए हैं, मुझे आप बताइए कि जो ओपन प्लॉट पड़ा है, इससे 72 इंडस्ट्रियों को कहाँ फ़ायदा हो रहा है, या मुझ जैसे कि स्टेट एजेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है। एक क्लाइंट आता है, उसने 20 प्रॉपर्टी लेके अपने डंप कर दी, जिसे हम कहते हैं डब्बे में डाल दी, उससे मईशत को क्या फ़ायदा हो रहा है, उससे 72 इंडस्ट्रीज़ को क्या क्यों फ़ायदा। नहीं देखें, ट्रांसफ़र ऑर्डर टाइप होता है, एक टाइपिस्ट उसको टाइप करता है, पेपर बनते हैं, वो टाइपिस्ट लेता है, इस तरह बहुत सारी 72 इंडस्ट्रीज हो जाती होंगी। एक दफ़ा कर लिया ना, फिर वो 20 साल से पड़ा हुआ है, आप उसको गवर्नमेंट को उस पर ना कोई रेवेन्यू मिल रहा है। आपके ख्याल में 7E जो मुतारफ़ करवाया गया, शायद सरकार का इसके पीछे कहीं प्लॉटों की कसाद बाजारी रोकने का मकसद है? एग्जैक्टली। देखिए, इससे ये होगा कि जब लोग प्रॉपर्टी लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसको रेंट आउट करते हैं, वो फ्लैट बिकते हैं, ट्रांजैक्शन होती है, एक मेरे हाथ से आपके हाथ से चेंज होता है, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है ना, उससे लोगों को फ़ायदा होता है, स्टेट एजेंट को फ़ायदा होता है, उससे जब मकान बनता है तो रेत सरिया तो ये सीमेंट। फिर जो वावेला है, ये कम इल्मी है या उसको ट्रेडिंग को बढ़ावा, या चंद मखसूस लोगों के फ्रंट मैन बने हुए हैं अवामी लोग? बिल्कुल, मैं तो इसको आपका इसमें दोनों उनसे शामिल हैं, कम इल्मी अपनी जगह और कुछ फ्रंट मैन बने हुए लोगों के। देखिए, माज़रत के साथ मेरे एक क्लाइंट हैं, उसके पास एक इन्वेस्टमेंट लेकर आया है,
तो मैं तो कोई इदारा नहीं हूँ, एजेंसी नहीं हूँ कि उससे पूछूं कि आप ये प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं पैसा आपके पास कहाँ से आया। ना वो मुझे बताएगा, ना उसकी मेरा जिम्मेदारी है मेरा कि राइट, वो उसकी जिम्मेदारी है कि अदारों को अदारों को साबित साबित करे कि मेरे पास पैसा कहाँ से आया। मेरा काम तो ये है कि मैंने आपको प्रॉपर्टी लेकर दी, उसकी साफ़ सुथरी शफाफियत करवा के दी, आपके नाम पे ट्रांसफ़र करा के दी बस। और मुझे मेरी जो है सर्विस फीस है वो आप मुझे दे दें। से मुझे समझ में नहीं आता कि 7E के मामले में अगर आप आज देखेंगे तो हमारी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। हालांकि ये टैक्स प्रॉपरली अगर आप देखा जाए तो मेरी एसोसिएशन जो है उसका काम मेरी फलाह है, मेरी बहबूद है, मेरे मफादात को उसको देखना है, ठीक है ना। ये तो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं, जबकि उनकी अपनी एसोसिएशन कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन है, KT है, बहुत सी एसोसिएशन मौजूद हैं। उस लेवल पे नहीं, आपने लेकिन वो तो कहते हैं, आप देखें, आप जो है ना अवाम दुश्मन है, और वो 6,000 लोगों का इंटरेस्ट वाच कर रहे हैं। जब तेज़ी होगी, हर तरफ तेज़ी होगी, और प्लाट अगर आज जो 1 करोड़ का है वो इस साल के आखिर में 100 करोड़ का हो जाए, तो आपको इसमें क्या एतराज़ है? मुझे एतराज़ सिंपल ये है कि जैसे आपने कहा कि आपने मुझसे पहला सवाल किया कि मेरा मुल्क है, मेरी मुल्क की मईशत है, मुझे तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन मेरा मुल्क और मेरे मुल्क की मईशत को तो फ़ायदा नहीं पहुंचेगा ना। उससे जो मेरा इन्वेस्टर है उसको तो 100 करोड़ का फ़ायदा हो जाएगा, या मुझे तो 5-10 लाख रुपए कमीशन मिल जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि बीइंग अ पाकिस्तानी, कि हमारा मुल्क, हमारी मईशत, फर्स्ट कम पाकिस्तान, वो कहाँ पर है? वो उसको तो फ़ायदा नहीं है, मुझे ज़रूर फ़ायदा हो तो सकता है। फिर ये वाला जो आंसर है, ये रियासत पाकिस्तान जो है वो क्यों नहीं बता पाती हमारे लोगों को कि भाई ये भी एक इंटरेस्ट होता है। कोई इंसान कैसे ये मुमकिन है कि वो मुआशरे में बिल्कुल अकेला तो नहीं होता, तो वो क्यों नहीं बता पाते? हमारे लोगों को क्यों नहीं कुछ वो बताते फिर? सर, रियासत का जो आप जो हमारी जो पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं, अब ये तो खैर ओपन डिबेट है, किसी से छुपी हुई नहीं है, उनका अपना इंटरेस्ट शामिल है। ठीक। हमारे यहाँ जो प्रॉपर्टियाँ बेची जाती हैं उसमें जिसको आप ब्लैक मनी कह लें या ग्रे मनी कह लें या जो भी कह लें, उनका इन्वॉल्वमेंट है। हर आदमी का पर्सनल हमारे माशरे में पर्सनल इंटरेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। मुल्क का इंटरेस्ट जो है, हम भाषण और तकरीरें और कहते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम तो इस प्रैक्टिकल लाइफ में है ना, जब हम देखते हैं कि वही लोग जो टेलीविज़न पे बैठ के मुल्क और कौम की बातें कर रहे होते हैं, जब प्रैक्टिकल लाइफ में वो आते हैं उनके तो वो कॉल ऑफ फेम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन ये तो बहुत ही एक पेशा वराना मामला है ना। इसमें तो फैक्ट्स फिगर, जैसे आपने कहा कि 6,000 में से कोई 100-150 लोगों का इंटरेस्ट होगा, बाकी 5,900 को नहीं पता, या उनका ये है नहीं कि प्लॉट महंगा हो जाए, सस्ता हो जाए। लेकिन हमें तो यही बताया जाता है कि हम आपके इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं। ये आपने जो कहा, जो हमारे जो 6,000 के जो नुमाइंदे हैं, 5-10 नुमाइंदे होंगे या 15 या 20 होंगे, उनका इंटरेस्ट मैंने आपको बताया ना कि 2 साल बाद जो आने वाला इलेक्शन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोगों को ये कहते हैं कि ये मईशत जब चलेगी, जब माजरत के साथ ब्लैक मनी आएगी, लोग सेल परचेज़ करेंगे तो हमारा कारोबार बढ़ेगा, हमारा कारोबार हम इसमें मुल्क कहीं नहीं आता। ये काम करने के लिए नहीं, तो हम भी कभी ऐसा मुमकिन हुआ है कि मसलसल तेज़ी रहे और प्लॉट जो है वो आज जो लाख का है वो करोड़ का, और करोड़ वाला अरब का हो जाए? ये मसलसल इसी तरह तेज़ी रह भी सकती है? वैसे भी जो मार्केट फोर्सेस जिस तरह डिटरमिन करती हैं, वो सिर्फ शफाफियत की वजह से हमारी कीमतें बढ़ रही हैं, या हमारे 100 तरह के और इस मुल्क में जो पोटेंशियल है रियल इस्टेट के हवाले से, जो और पोटेंशियल हैं, बजाय उसकी तरफ तवज्जो देने के हमने सिर्फ इसी तरफ तवज्जो दी है कि अगर इसकी वैल्यू 100 रुपए की 5 रुपए लिखी जाए और कोई ऐसा टैक्स ना लगाया जाए जिसके मुआशरे पे असरात आएँ अच्छे, तो फिर ही तेज़ी रहेगी, वरना नहीं रहेगी। यानी और कोई सबब नहीं हमने देखना है। सर, तेज़ी के बड़े बहुत से आंसर हैं। तेज़ी मुझे समझ में नहीं आता है कि जब एक प्लॉट में 1 करोड़ रुपए का लेता हूँ और 6 महीने बाद वो 3 करोड़ रुपए का प्लॉट हो जाता है, तो ये तेज़ी क्यों आती है? वो तेज़ी इसलिए आती है कि डिमांड एंड सप्लाई का काम होता है। अब हमारे यहाँ अगर 100 प्लॉट हैं और 6 इन्वेस्टर ने
प्लॉट ख़रीद के रख लिए और एक जेन्युइन बायर मार्केट में आया है तो उसको तो माल नहीं मिलेगा ना। जिस तरह माजरत के साथ आलू प्याज टमाटर आप होल्ड करके रख दें और थोड़े थोड़े करके निकालें और अपनी मर्ज़ी के दाम लेते रहें, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी ही है, ठीक है ना। तो आपके मार्केट के अंदर जब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रॉपर्टी, अब आज की आपकी मार्केट के अंदर, मैं कल ही एक क्लाइंट के साथ अपने गया तो वो वहाँ जब देख रहा था तो उसने कहा यार पहले प्लॉट कितने का था, मैंने कहा 6 करोड़ रुपए का था, आज कितने का, मैंने कहा 4 करोड़ में मिल जाएगा। तो उसने बोला क्यों कम हो गया, मैंने कहा इसलिए कम हो गया कि मार्केट में बायर नहीं है। अच्छा ताहिर भाई, ये बताइए कि पाकिस्तान की जो भी तकरीबन कुछ लोग क्लेम करते हैं कि 200 के करीब एसोसिएशन है, मे भी इससे भी ज़्यादा हूँ, क्योंकि इस वक्त तो रियल इस्टेट का पिछले कोई 3-4 दहाइयों में हर कस्बे गांव हर जगह ये काम हर बंदा कर रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक हर बंदा किसी ना किसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस काम में इन्वॉल्व है। तो ये बताएं कि जो हमारी अंजुमनें हैं जो बड़े बड़े क्लेम करती हैं, और ज़ाहिर है वो एक बहुत से लोगों के लिए एक अच्छा शेल्टर भी है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन कोई इज्तमाही तरक्की भलाई बका के लिए कोई ऐसा काम जिसके बड़े दूर रस असरात इस शोबे पर और इस शोबे के साथ साथ मुल्क कौम इस माशियत माशरत पर पड़ते हों, वो क्या हुआ है? कोई ऐसा काम जो आपकी अंजुमन या पूरे मुल्क पे, ज़ाहिर है आप इसकी सियासत में मतहरिक रहते हैं, दूसरों पे भी नज़र है, दूसरों से भी इंटरेक्शन रहता होगा, इस्लामाबाद लाहौर वालों से, तो क्या कोई ऐसा काम क्या हुआ है? आदम भाई, मेरी पाकिस्तान लेवल की जो हमारी अंजुमन है और सिंध लेवल की या जो कराची लेवल की, कोई ऐसा काम नहीं हुआ। मतलब ये मैं मुखालफत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, कोई अगर ऐसा काम होता रियल इस्टेट की बेहतरी के लिए जो हमने उनसे कहा जो हमारे ऑल पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं उनसे बड़ी अच्छी सलाम दुआ है और इज़्ज़त रिस्पेक्ट देते हैं कि एक तो सबसे पहले आप हमारी जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है, जो रियल इस्टेट एजेंट है, उसके लिए कम से कम आप एक रजिस्ट्रेशन कर लें कि एक लाइसेंस टाइप की चीज़ होनी चाहिए कि हर आदमी रियल इस्टेट का दफ्तर खोलने से पहले उसके पास कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए कि आप जैसे मिसाल मैं आपको देता हूँ, मैं कई दफ़ा दे भी चुका हूँ कि जितने भी क्लब्स हैं या चीज़ें हैं या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ है, मैं इसका मेंबर रहा हूँ, तो आप 3 साल तक आप ना वोट दे सकते हैं ना उसके किसी ओहदे के लिए आप नॉमिनेट हो सकते हैं। 3-4 साल आपको ऑब्ज़र्व किया जाता है कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका किस टाइप की है। हमारी एसोसिएशन में ये है कि आज मैंने स्टेट एजेंसी खोली, कल मैं अपनी एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हुआ, परसों मैंने इलेक्शन लड़ लिया, उम्मीदवार भी हो गया, उम्मीदवार भी हो गया और मैं प्रेसिडेंट भी बन गया, जबकि रियल इस्टेट के बारे में मुझे नॉलेज भी नहीं। ये तो फ्री फॉर ऑल अच्छा नहीं है, ये तो मुआशरे के लिए बहुत अच्छा नहीं। मुआशरे के लिए अच्छा नहीं है, मुआशरे के लिए तो माजरत के साथ बुरा है। हमारी बरादरी के लिए अच्छा नहीं है। बरादरी के लिए आप अच्छा नहीं, कैसे अच्छा है उनके लिए? नहीं, अच्छा तो मैं नहीं कह रहा अच्छा है, तो वो फिर क्यों करते हैं ऐसे काम? वो सर मैं आपसे कहा ना कि बात यह है कि अभी हमारी बिरादरी के इलेक्शंस होते हैं। अब इलेक्शंस में एक आदमी कल आया और वो स्टेट का काम कर रहा है, उसे मार्केट में माजरत के साथ कोई बराबर वाला भी, लेफ़्ट राइट वाला भी नहीं जानता। जब वो रियल इस्टेट में आता है और हमारी एसोसिएशन का हिस्सा बन जाता है तो आप जैसे लोग उनको टेलीविज़न पे भी बुला लेते हैं, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी चले जाते हैं, बड़े बड़े इदारों के सरबराहों से भी जाके मुलाकात कर लेते हैं। तो उनको जो एक्सपोजर जो हमको 40 साल में नहीं मिला, उनको 4 दिन में मिल जाता है। तो ये तो उनकी अहलियत है ना? नहीं, अहलियत नहीं है, जहानत है, उन्होंने देखे नहीं, उसमें अहलियत उसका इस पर कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। अब मकसद कहने का ये है कि अब जैसे आप, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, जैसे अपनी हमारी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो एसोसिएशंस होती हैं या हमारी, यही हमारे दोस्त कई मैं जानता हूँ बहुत से हमारे दोस्त हैं जो हमारी इस रियल इस्टेट में थे, आज वो बड़े बड़े ओहदों पे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे, मिनिस्टर्स लेवल पे हैं। हमारे मैं आपको नाम बता देता हूँ, कौमी असम्बली के जो हमारे राजा अशरफ साहब हैं, वो भी एक ज़माने में पिंडी में उनका रियल इस्टेट का काम था। प्राइम मिनिस्टर रहे, स्पीकर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे। मकसद कहने का ये है कि ये इंस्टीट्यूशन है, अगर यहाँ से आप शॉर्टकट लेकर आ रहे हैं तो फिर ऊपर लेवल पर जब आप पहुँचेंगे
तो वही हमारे मुआशरे की पॉलिसी बनाएंगे, वही हमारी रियासत को हेड करेंगे। तो ये एक ट्रेनिंग है, यहाँ से प्रोसेस आपको होना चाहिए, आप बाकायदा ट्रेनिंग लेकर जाएं। हमने हमने जैसे आपने इंट्रो में कहा कि रियल इस्टेट का 70 साल होने के बावजूद भी इस एज में भी हमने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ उसमें एडमिशन लिया और कोर्सेज़ किए, क्लासेस ली, जाके बैठे। तो हम तो ये कहेंगे हमें ज़रूरत ही क्या है, हम तो एसोसिएशन में भी रहे, मैं प्रेसिडेंट भी रहा, मैं चेयरमैन भी रहा, तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मुझे आज भी ज़रूरत है, मैं आज भी कोई ऐसी चीज़ जो मुझे रियल इस्टेट के हवाले से सीखने को मिलती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी एंट्री करूँ। प्रोग्राम जारी है, हमारे साथ रहिएगा। दयारे गैर और वतनी अजीज में रहने वाले हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम। हर शख्स की तरह आप भी असासे रखते होंगे और बहुत मुमकिन है कि आप इनकी कदरों कीमत से भी पूरी तरह वाकिफ हों, लेकिन इसके बावजूद जरूरी नहीं कि आपके पास इतना वक्त और मालूमात हों कि आप इसकी तमाम तर खूबियों को अपने बेहतर मफाद में हासिल कर सकें। दर हकीकत ये असासे जिंदा हकीकतें हैं। ये खुशहाली में हमारा फख्र है तो बहरानों में हमारा सहारा। ये हमारी कामयाबियों का सबब भी हैं और मुश्किल वक्त में उम्मीद सहर भी। इनकी कदरों कीमत हर जमाने में बढ़ती रही है। ये मईशियत के लिए रीढ़ की हड्डी है। गुजरा हुआ वक्त भी जायदाद की दिलकशी को मांद नहीं कर सका। हर गुजरते लम्हे ने जायदाद की रानाई और दिलकशी में इजाफा किया है, लेकिन एक मसरूफ शख्स के लिए जायदाद के इंतजाम और इंसराम, इसके कागजात और दस्तावेजात की निगरानी, टैक्सों की बरवक्त अदायगी और इससे मुतल्लिक इदारों के लवाजमात को पूरा करना एक मसला है। इसके अलावा जायदाद की खरीदो फरोख्त से पहले इसकी कदरों कीमत के बारे में मुखलिस और माहिराना रहनुमाई हासिल करना भी मुश्किल काम है। इन तमाम खिदमात के साथ हमारी टीम आपकी मुंतजिर है। हम हैं दी कंसल्टेंट्स। वेलकम बैक नाजरीन। ये कोशिश तो मैं यहाँ इस कोशिश को जो है ना, स्टेट एजेंट की तारीफ़ देखें ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में और बहुत सारी जगहों, आप वेबसाइट्स पे इधर उधर आपको अमेरिकन मार्केटिंग वाले इधर उधर करते हैं। तो यहाँ लोकल मारूजी हालात के मुताबिक एक तारीफ़, एक ऐसा शख्स जो अपने गैर मुनज़्ज़म तौर तरीक़ों, तजर्बे, मशाहिदे, तहकीक से हासिल शुदा अमली इल्म और तरबियत की बदौलत ज़मीन जायदाद के मुतालिक हासिल शुदा मालूमात की मदद से अपनी खिदमात रियल इस्टेट मार्केट में आने वाले ख़रीदार, फ़रोख्त कुनंदा, मालिक मकान और किराएदार व ज़मीन जायदाद में सरमायाकारी करने वाले अफराद और अदारों को बेचता है और उसके एवज़ लोग इसकी तयशुदा फ़ीस भी लड़ झगड़ कर और कभी कभी राज़ी खुशी देते हैं। लेकिन आप लोगों की तो कोशिश, वो जो 73 लोगों की तो ये थी कि स्टेट एजेंट एक ऐसा पेशावर तरबियत याफ्ता शख्स जो ज़मीन जायदाद के ख़रीदने, बेचने, किराए पर लेने देने के मामलात व ज़मीन जायदाद में सरमायाकारी करवाने में अपनी तालीम व तरबियत, तजर्बे, मशाहिदे, तहकीक और इल्म से मज़य्यन खिदमात को रियल इस्टेट मार्केट में तयशुदा मुआवजे पर बेचता है और ज़मीन जायदाद के मालकान, ख़रीदार, किराएदार, सरमायाकार उसे खुशी से मुआवजा अता करते हैं। तो आप लोगों की वो जो 73 लोगों ने जो डिप्लोमा इन रियल इस्टेट मैनेजमेंट किया, तो मेरा ख्याल आप लोगों की तो ये कोशिश थी कि ये वाली तारीफ़ हो जाए जो मरीरी ने इसकी तारीफ़ की है कि ये हो सकती है। तो इस पर कुछ कोशिश कोई पूरे पाकिस्तान की सतह पे नहीं की। माज़रत मैं आपकी बात काट रहा हूँ। यही हमारा अलमिया है, हमारी जितनी भी अंजुमनों का है कि एक तो हमारी रियल इस्टेट की जो हमारी एक सर्विस फ़ीस जिसको आप कहते हैं, उसका एक तयन किया जाए कि 1% या 2 या जो भी परसेंट पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद है। और बाकायदा हमारा जो सेल एग्रीमेंट या जो रेंटल एग्रीमेंट्स बनते हैं, हम विटनेस होते हैं। विटनेस की बहुत बड़ी अहमियत होती है, जो लोगों को पता है नहीं कि विटनेस की अहमियत ही क्या है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि गवर्नमेंट लेवल पर अगर आप जाएं, बैंकों में अगर आप जाएं, तो रियल इस्टेट को ना वो लोन देते हैं, ना रियल इस्टेट किसी कैटेगरी में आता है, बट टैक्सेस हम सारे दे रहे हैं। मुझे लगता है ये पुरानी बात है। अब तो स्टेट एजेंट के साथ ऐसा नहीं कोई मसला होगा। अब तो इतने पैसे, इतना नहीं, सोसाइटी में तो अभी भी ऐसा ही है। मसला है। अच्छा, हाँ, एक ज़माना था। इसकी एक वजह शायद ये नहीं है ताहिर साहब के, मतलब एक वकील है, अब वो उसका कमाई का, अर्निंग का लेवल
चाहे रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर चंद हज़ार चंद 100 में काम करने वाला हो या करोड़ों रुपए फीस लेने वाला, लेकिन वो वकील तब कहला सकता है कि जब उसके पास लॉ ग्रेजुएट। सिमिलरली डॉक्टर, यानी मुस्तनद डॉक्टर वही है जिसने MBBS किया हो, बाकी को फिर क्वैक्स और इस तरह के नामों से याद किया जाता है। इसी तरह हर शोबे में आर्किटेक्ट 3 साल अगर किसी ने किया हुआ है तो वो डिप्लोमा होल्डर, वरना डिग्री उसकी एक, और उसी हिसाब से फिर सरकार उनको रजिस्टर्ड करती है। इंजीनियरिंग काउंसिल में कोई बंदा ऐसा नहीं हो सकता जिसने किसी मुस्तनद यूनिवर्सिटी से BE ना की हो। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे मसाइल की जड़ तो फिर ये नहीं है कि हम जो पूरे मुल्क की अंजमनें हैं वो आज तक कोई ऐसा दफ्तर खोलने का कोई मेयार सरकार को बना के नहीं दे सके। ये मेरा ख्याल है ये तो इनिशिएटिव जिनकी ज़रूरत है वही देंगे ना, या सरकार तो को क्या ज़रूरत पड़ी। अगर देखें अक्सर लोग कहते हैं लाइसेंस, अगर उन्होंने लाइसेंस दे दिया तो फिर अगर फ़र्ज़ करें सिंध गवर्नमेंट देती है तो वो घोटकी से केमाड़ी तक वो जिसको भी दे दे, फिर आप क्या कर लेंगे? तो कोई मेयार तो आपको बना के देना पड़ेगा ना। मैंने आपसे शुरू में यही कहा कि मैं कुछ करने के इस मास्टर में मेरे पास नहीं है। किसी ने मुझे मशवरा दिया, मैंने 4000 रुपये स्क्वायर फीट शॉप किराए पर ली, 2 टेबल कुर्सी रखी और मैं स्टेट एजेंट बन गया। यही मैं आपसे कह रहा था कि एक हमारी जो एसोसिएशन हैं उनको जब आप किसी एसोसिएशन का मुझे मेंबर बनाएंगे तो मेरा क्राइटेरिया तो तय करेंगे कि आपने इस रियल एस्टेट में आप कल आए थे, आज हमारे मेंबर बन रहे हैं, तो हमारी एसोसिएशन को होना चाहिए। नहीं तो उसमें आप भी देखें जो लोग इलेक्शन में जीते होते हैं, आप प्रेसिडेंट रहे एक लड़े के एक वक्त में, और उसके बाद आपके प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, बड़े बड़े आप लोग देखें चढ़ा देते हैं। अब उससे ज़रा आगे हम चले गए, बड़े बड़े क्लबों में खाने वाने कर लेते हैं, तो वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं डिस्कस करते, या उस वक्त सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि इलेक्शन कैसे लड़ना है। मैंने आपसे कहा ना कि उनको नहीं, आप भी तो देखें उसमें से हम कई उसमें रहे, मैं हेड भी करते हैं आज भी उन दड़ों में से किसी को। बिल्कुल देखें, हमारा जब मैं प्रेसिडेंट था, जब हमारा ग्रुप एसोसिएशन में इन्वॉल्व था, हमने पाबंदी लगाई हुई थी कि जो शख्स, जो स्टेट एजेंट जिसका NTM नंबर नहीं है उसको हम अपनी एसोसिएशन का मेंबर भी नहीं बनाते थे। ये बड़ी डिबेट होती रही, काफ़ी अरसे के बाद जाकर इस पर अमल हुआ, और आज जो है वो आप जब तक कोई स्टेट एजेंट NTM नंबर जिसका ना हो, टैक्स पेड ना हो, तो उसको नहीं जाता है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये बात एसोसिएशन में मैंने की कि हमें एक दफ़ा गए किसी मुलाकात करने के लिए FBR के एक चेयरमैन से, अपना कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने बाज़त के साथ कहा कि देखें आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और आपकी एसोसिएशन है, और आपकी एसोसिएशन में आप क्लेम करते हैं कि 6000, 8000, 5000 लोग हैं, जिसमें से इनकम टैक्स में आपके पास 100 लोग भी रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि एक ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन है उसके 100% वो मेंबर ही उसको बनाते हैं जो इनकम ट्रक ड्राइवर का, उसने मिसाल दी। तो ये आके हमने अपनी एसोसिएशन में डिस्कस की। तो आज आप क्लेम कर रहे हैं कि आज आपके 1200-1300 मेंबर सब टैक्स पेयर हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो उसकी जब हमारी स्क्रूटनिंग होती है तो उसमें ये तो बस फिर आपको उस पर क्या एतराज़ है कि जो टैक्स पेयर है उसने एक दिन पहले दफ्तर खोला है, और नहीं, टैक्स पेयर है, दफ्तर खोला है, लेकिन बाकायदा रियल एस्टेट के हवाले से उसको नो हाउ तो होनी चाहिए, ABCD तो होना चाहिए ना, कि तो सीख लेगा ना, वो उसने पैसे कमा लिए। बिल्कुल सीखेगा, उसका राइट है, मैं सिखाऊंगा, आप सिखाएंगे, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है, उसको आप अपनी एसोसिएशन का जब मेंबर बनाते हैं तो उसका एक 3 साल का नहीं तो कम से कम 1 साल का तो टाइम उसको तो ये दें। क्या इसमें मुश्किल है? 6000 25 साल से करोड़ों रुपया और सालों की मेहनत, 25 साल, करोड़ों, अब तो शायद अरबों तक पहुंच गया हो मामला, इन्वेस्टमेंट। तो 6000 लोगों को क्या मसला है कि आप शुरू में एक ट्रेनिंग का दे दें किसी को, फिर उसको कोई फेलो का दे दें, एसोसिएट का दे दें, और फिर दफ्तर खोलने की इजाज़त दें। इस तरह इसमें मुश्किल क्या है? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जैसे आपने शुरू में कहा, बल्कि कि उनके पास नॉलेज नहीं है, उनको समझ नहीं है, उनका फोकस सिर्फ ये है कि मैं 1 साल या 2 साल के लिए मैं सदर, जनरल सेक्रेटरी या कुछ बना हूँ, तो आने वाला इलेक्शन जो है वो मेरा ग्रुप जीतेगा, तो वो मेंबर्स बनाता है, क्राइटेरिया नहीं देखता। वो कहता है मेंबर्स बनने तो मुझे वोट देंगे। नहीं, इसमें भी तो उसके मेंबर ही बन रहे हैं ना। अगर 6000 लोगों को वो डिवाइड कर दे
6,000 में से 1,300 तो आपके मेंबर हो गए, 1,200, 1,300, 1,400 मेंबर हो गए। आपके जिन्होंने कल दफ्तर खोला है वो ट्रेनिंग का एक स्टेटस 1,000 लोगों को मिल गया, बाकी 1,800 को फेलो का मिल गया, बाकी कोई 1,800 को आपने दे दिया एसोसिएट का। तो इसमें क्या मसला है? ये तो उनका फ़ायदा नहीं है। सर मसला तो कुछ तो नहीं लेकिन है। आप लोग 25 साल से, आपका ग्रुप भी कभी पावर में रहा, आप खुद भी रहे, आपने किया क्या इसके लिए? देखिए, हम जब थे उस वक्त तो हमने जो एक इमेज बिल्डिंग जिसको कहते हैं वो था कि मिसाल के तौर पे हमारा ज़्यादातर काम डीएचए का होता था या केडीए से हमारी इन्वॉल्वमेंट होती थी। हम जब वहाँ जाते थे अपने क्लाइंट को लेकर तो उस पर हमको एज अ रिस्पेक्ट मिलती थी। हम जाते थे जहाँ ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे क्लाइंट के साथ आप स्टेट एजेंट बैठते थे, बाकायदा आपकी चेयर होती थी, आप बैठ के कारोबार करते थे, सिस्टम करते थे, जो कि आज नहीं है। ठीक है, उस वक्त आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले हमारी रियल एस्टेट में ऐसे पढ़े लिखे लोगों की कमी थी। ठीक है, मैं समझता हूँ, और उस वक्त वो सिस्टम भी अलग था। अब स्लोली ग्रेजुअली सिस्टम चेंज होता आ रहा है। ठीक है ना, अब मैं समझता हूँ इसकी बहुत ज़रूरत है। जो ये आप बात कह रहे हैं, ये हमने फेडरेशन लेवल पे अपनी लोकल एसोसिएशन इनके लेवल पर हमारी डिस्कशंस रहती हैं और हमारे। लेकिन ये डिस्कशन तो ताहिर साहब कोई 25 साल से हो रही हैं। ये काम मुश्किल कितना है? मुझे सिर्फ ये बताएं कि करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं आप लोग और कोई 100-150 बंदा तो दिन रात एक कर देता है, और ये कितना मुश्किल काम है? 6,000 लोगों को की लिस्ट बनाना, उनका डाटा इकट्ठा करना, साइंटिफिकली कहीं जाके कहना। मैं आपको बताऊं, इतनी शर्म आती है। एक दिन वॉइस ऑफ अमेरिका का एक सहाफ़ी दोस्त, उसने कहा जी मुझे कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह करने हैं, तो मैंने बता दिया चले जाएं। उसने कहा नहीं आप भी चलें। खैर मैं भी चला गया। तो उसने पूछा जी आप लोग कितने लोग हैं? एक ने कहा जी हमको 1,400-1,500 मेंबर्स हैं। ओके ठीक है, तो लोग कितने इन्वॉल्व हैं? उसने कहा जी कोई 25,000 होंगे। एक ने कहा नहीं 20,000 होंगे। तो बाहर निकल के वो मुझे कहने लगा आज़म साहब ये आपके लोग क्या करते हैं? एवरेज कितने बंदे होते हैं एक दफ़्तर में? मैंने कहा 5 होंगे एवरेज, कहीं 100 हैं तो कहीं 2 हैं, 5 होंगे, 5-6 से ज़्यादा नहीं एवरेज। तो उसने कहा ये तो फिर सीधा हिसाब है कि 1,500 से 15-5-75 7,500। तो ये मुझे 25,000 क्यों बता रहे थे, 20,000 क्यों बता रहे थे? अगर ये छोटा सा काम मुझे समझ नहीं आई, आप लोग ने किया क्यों नहीं अब तक? क्या कोई सिमत दुरुस्त नहीं है, सोच विजन उस तरफ के? मुश्किल भी नहीं है, पैसा भी नहीं लगता, कोई बहुत बड़ी महारत भी नहीं चाहिए, और ऐसे ऐसे पढ़े लिखे स्मार्ट लोग, ज़हीन लोग हैं जो अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। पुरानी बात हो गई, लेकिन ये बात हम ऑलरेडी कर चुके थे जो आप आज कह रहे हैं। हमारा एसोसिएशन जब थी तो हमने अपने आप को डीएचए में रजिस्टर्ड करवाया था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता था कि मैं मेरी कंपनी थावर एंड कंपनी है, वो डीएचए में रजिस्टर्ड है और आई एम द सीईओ, उस कंपनी का मालिक हूँ। तो मुझे बताना था कि मेरे पास कितने लोग काम करते हैं। मेरे पास 4 लोग काम करते हैं। उन 4 लोगों का मैंने उनको नाम दिया था। उन 4 लोगों को सब एजेंट के नाम से उन्होंने एसोसिएट मेंबर के हिसाब से हमें कार्ड प्रोवाइड किए थे। ठीक है, तो एक एजेंसी में 5 हो गए, तो ये काम हो चुका था। लेकिन मैंने फिर आपसे नहीं, कहा, वो देखें वो एक तो आपको डाटा मिल जाता मुझे ना। याद है ना, वो एक इख्तलाफी था कि कुछ लोग यार हम एक कंट्रोल में क्यों आए, एक अदारे के कंट्रोल में, इट्स अ फ्री मार्केट, वो उसमें डिबेट हो सकती है। लेकिन खुद यानी अपने घर के फ़र्द खुद गिनने में क्या तकलीफ़ है? उसमें क्या मसला है? उसमें क्या हर्डल्स हैं कि कोई 100-150 लोग इलेक्शन में निकलते हैं, तो ये सारे मिलके 6,000 बंदे नहीं गिन सकते, उनके नाम पते नहीं लिख सकते, टेलीफोन नंबर नहीं लिख सकते, और उनको 3-4 स्टेटस में नहीं बांट सकते। 4 कैटेगरीज ही बनेंगी ना, ट्रेनी, फेलो, और उसको नाम कोई भी दे लें आप लोग अपनी सहूलत के मुताबिक, एसोसिएट और फिर आपका मेंबर। और ये 5-6 साल में हर बंदे के पास ये पोजीशन, उसमें ये भी मसला हल हो जाए कि वो जो दफ्तर खोलने का एक क्राइटेरिया भी बन जाए, ऑटोमेटिक ही बन जाएगा ना। जो नौजवान आते हैं, आज वो आपके साथ था, कल इनके साथ हो, मेरे साथ हो, तो लेकिन उसकी वो एक्सपीरियंस गिना जा रहा है कहीं ना कहीं, पहले दिन से ही आप अगर रिकॉर्ड कर लें। इसमें क्या हर्ज था? अदारों के साथ रजिस्टर्ड होने में मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अपने लोगों की गिनती, जिसको मॉडर्न ज़बान में डाटा बैंक बनाना, ये कितना मुश्किल था? इसमें क्या? नहीं, देखिए मैं आपको बात बताऊँ, बात ये जैसे आपने की कि किसी इदारे के साथ मुंसलिक होना। अब ये मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, इनके आपके कुछ
कानून होगा, कोई ज़ाबित होगा कि मुझे ये कहना है, ये नहीं कहना। जब तक आप अपने को बाउंड नहीं करेंगे, आप एक बाउंड्री वॉल के अंदर नहीं आएंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा मकसद कहने का ये है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, बहुत से लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, कि अगर आप किसी इदारे में रजिस्टर्ड होंगे और जब आप उसकी एक फ़ीस देंगे और आपका एक कवायद और ज़वाबित होंगे कि ये काम होगा, ये होगा, एक ड्रेस कोड है मिसाल के तौर पे, कि आप अगर आएंगे तो किसी इदारे में जाके ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप शॉर्ट्स में नहीं आ सकते, स्पंज की चप्पल पहन के नहीं आ सकते। ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप नॉर्मल कमीज शलवार ऊपर वेस्ट कोट पहन के रखकर एक महज़ब तरीके से आप आ जाएंगे। और मैं बताऊंगा कि जनाब मेरी एजेंसी है और मेरी एजेंसी में 5 लोग काम कर रहे हैं ऑन ऑफ बिहाफ, अगर मैं नहीं आ सका तो ये मेंबर मेरे पास आएगा, तो एक डाटा आपके पास आ जाता, मौजूद हो जाता, उससे आपको बाउंड्री के अंदर होता, मस्ट हो जाता। हमारी एसोसिएशन जो है वो मेंबर बनाएगी, तो मेंबर बनाने से पूछेगी थावर एंड कंपनी, जनाब ताहिर साहब आप तो ऑनर हैं, CEO हैं, आपके पास कितने लोग काम करते हैं? मेरे पास 5 लोग काम करते हैं, तो वो मैं डाटा अपनी एसोसिएशन को दूंगा। हमारी एसोसिएशन डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी से इन टच में रहेगी, तो एक चेन बनती है ना। अब आप सिस्टम के थ्रू अगर जब जाएंगे, अभी भी है सबके पास डेटा मेरा है। सर, मैं फिर वही मेरा नुक्ता नज़र वो है कि चलें, उसमें कुछ इख्तलाफी नोट थे कि जी ओपन मार्केट को ये बाद में कंट्रोल करेंगे, बयाना इतना दो, पेमेंट टाइम इतना रखो, ये इस वजह से लोग डर गए। और फिर डर कम, और फिर ये भी होता है कि जब एक बात पे कोई इख्तलाफ शुरू हो जाता है तो बात फिर ये लोग भूल जाते हैं कि शुरू कहाँ से हुई थी, लोग फिर उसको अनाप्रस्ती, तो वो तो उसकी नज़र हो गया, उसमें आपका नुक्ता नज़र सही था या दूसरा सही था, वो एक अलग डिबेट है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, एक 40-45 साल स्टेट एजेंट जो इन्वॉल्व रहा इस पॉलिटिक्स में, जो इस मुल्क, मुआशरे और अपनी इंडस्ट्री की बेहतरी चाहता है, अल्टीमेटली तो कोई भी स्टेट एजेंट यही चाहता है कि उसकी भी बेहतरी हो, उसके साथी लोगों की भी हो और मुल्क व कौम की भी साथ हो। लेकिन ये सादा सा काम क्यों नहीं हो सका? क्योंकि अभी जो डिस्कशन हुई आपसे, उसमें ये चीज़ बाहर आई है कि भाई जब तक हम खुद रेगुलराइज नहीं करेंगे, आज अगर हुकूमत कहे कि जी हम रजिस्टर्ड करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहे या सूबाई हुकूमतें कहें, तो आपके पास तो अपना ही कोई म्यार नहीं है। मैं ये कहना नहीं, चाहता हूँ, हमारे पास देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये क्यों नहीं हमने। देखिए मैं आपको बताऊँ, हमारी जो एसोसिएशंस हैं वो क्लेम करती हैं, मिसाल के तौर पे फलानी एसोसिएशन रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन, ठीक है। पहले एक ज़माने में हमारा था कि रियल एस्टेट ऑनर एसोसिएशन, अब वो ऑनर एसोसिएशन नहीं रही, अब वो रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन रही है। अब रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन रही है जो क्लेम करते हैं मेरी एजेंसी में जितने बच्चे काम कर रहे हैं, मेरे साथ मेरे कोलीग्स काम कर रहे हैं, वो मेंबर हैं हमारे। वोटिंग राइट सिर्फ एक एजेंसी, एक बंदे को वोटिंग राइट है। अब उसका क्लेम वो करते हैं कि मैं दे रहा हूँ, या मैं नहीं हूँ तो मेरा कोलीग दे रहा है, वो दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास आपको ये बताने के लिए जो आप बात कह रहे हैं, हमारी एसोसिएशन में बात हुई है कि मुझे बताना पड़ेगा कि मैं थावर एंड कंपनी में 5 लोग काम करते हैं, वोटिंग राइट एक है, ठीक है ना। उन 5 लोगों का डाटा आपके पास होना चाहिए कि मिसाल के तौर पे अगर मेरी कंपनी कोई फ्रॉड करती है, कोई प्रॉब्लम करती है, कोई आप मिसाल के तौर पे एज ए क्लाइंट जाते हैं कि इस कंपनी के बंदे ने मेरे से क्लाइंट किया, तो जब तक मेरे पास, मैं कहूँगा यार ये बंदा तो मेरे पास काम ही नहीं करता, ठीक ठीक है। तो लेकिन जब यानी ये भी शफाफियत की तरफ एक एग्जैक्टली कदम। कि जब मैं आपको अपने रजिस्टर एसोसिएशन कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कि थावर एंड कंपनी इसमें 5 लोग काम करते हैं, तो डाटा उसके पास आ गया, 5 लोगों के नाम आ गए, 5 के शनाख्ती कार्ड की कॉपी आ गई आपके, तो आपके पास एक सिस्टम में आप रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ फोकस किस बात पे किया जाता है कि यार इस चीज़ को छोड़ दो, आप बस एजेंसी बनाओ, वोटर पे एक एजेंसी एक वोट, बस वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है सोच की, ठीक, हमारी सोच सिंपल चलें है। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। आखिर में सिर्फ एक सवाल, कोई 45 साल के तजर्बे, एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न, एक पढ़े लिखे दीनदार इंसान के तौर पे, एक प्रोफेशनल के तौर पे, कोई ऐसा हल जो मुस्तकिल हल हो, जो बुनियाद बने इस काम से वाबस्ता लोगों, मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए, क्या हो सकता है? देखिए मेरा जहाँ तक मेरा तो है, मैं आपको सिंपल मेरा अभी से तकरीबन ये है कि इसमें शफाफियत लाई जाए, रियल एस्टेट के कारोबार के अंदर जो मार्केट पे जो जो मतलब मैं कहता हूँ जो विद इन द बाउंड्री काम हो,
आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, करवा रहे हैं, किसकी करवा रहे हैं, किसकी नहीं करवा रहे हैं। जब आप एक सिस्टम में आते हैं, जब मेरा क्लाइंट आके प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो उसका हम पब्लिक नोटिस देते हैं, उसका शनाख्ती कार्ड हमारे पास होता है, एवरीथिंग होती है, हमारे इदारों में भी होता है, FBR में भी होता है। टैक्स पेयर है या टैक्स पेयर नहीं है, नॉन टैक्स पेयर का भी शनाख्ती कार्ड होता है, आपको देता है, ठीक है। तो आपके पास उसका डाटा मौजूद है। तो हमारे पास काम में सिर्फ एक चीज़ है कि जितने की प्रॉपर्टी, मेरा आखिरी है कि फेयर मार्केट वैल्यू पर आप आ जाएंगे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है मैं गलत हूँ, लोग इख्तलाफात करें, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 100% नहीं 60-70% इसमें शफाफियत आ जाएगी। ये मेरे लिए भी अच्छा है, मेरी कौम के लिए भी अच्छा है, मेरे मुल्क के लिए भी। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपको। नाजरीन, किसी सियाने का कौल है, आपका किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ हो, आपका अकीदा कोई हो, आप किसी भी पेशे से वाबस्ता हों, अगर आपका कोई भी अमल बुनियादी इंसानी इक़दार, आपके अकीदे, आपके मुल्क के कवानीन और आपकी पेशा वाराना इक़दार के ख़िलाफ़ है, तो आप समझ लें कि आप किसी न किसी तरह किसी जुर्म में शरीक हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। खुदा हाफिज़। देखिए पाकिस्तानी मईशत के अहम शोबे, रियल एस्टेट से वाबस्ता माहिरीन के तज्जिए और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम रियल एस्टेट की बात आज़म मेराज के साथ।